Hello, my dear student. Welcome to NEET Biology World. I am शिवम कुमार, NEET Biology expert. पिछले लेक्चर में हम लोग सेल और सेल थ्योरी के बारे में समझा था। सेल थ्योरी हमें ये बताता है कि सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लेक्चर में हम लोग सेल ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। ये तो हमने समझा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से। लेकिन ये सेल आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है सेल, उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। अगर सेल को देखना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको प्लांट सेल देखना है तो एक अनियन पील ले सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से उसमें प्लांट सेल देख सकते हैं। अगर एनिमल सेल आपको देखना है तो क्या लेंगे, ह्यूमन चीक सेल। नाखून से थोड़ा सा यहाँ रगड़ कर कोई ना कोई सेल आ जाएगा, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ह्यूमन चीक सेल में समझते ही होंगे, गाल का जो सेल होता है। अब माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखेंगे तो उसमें तीन मेन चीज नजर आ जाएगा, इजीली दिखेगा। उसमें सबसे पहले होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखते हैं सेल आखिर दिखेगा कैसे। तो तीन चीज जरूर दिखेगा सेल में। सबसे बाहर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा, और प्लांट सेल देख रहे हैं तो उसमें एक और लेयर होगा सेल वॉल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होगा। उसके बाद दिखेगा इसमें वाटर, जो कि सेमी फ्लूइड होगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मेन एरिना सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। साइटोप्लाज्म ही वो एरिया है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जहां पर सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं। इसीलिए बोला गया है सेल्यूलर मेन एरिना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब जितने भी काम होते हैं मैक्सिमम साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोवाइड होते हैं। तीसरा होगा न्यूक्लियस। अब इस साइटोप्लाज्म में बीच में एक क्या होगा, न्यूक्लियस, जो कि अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। हम लोग सेल थ्योरी में भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और ये क्योंकि ये प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है तो इसको एक यूकैरियोटिक फीचर बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक का एक यूनिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये तीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों एक सेल में जरूर पाए जाएंगे अगर वो यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। अब हम लोग सेल साइज देखते हैं। तो सेल का साइज जो है और शेप है वो डिपेंड करता है कि सेल काम क्या कर रहा है। जैसा काम करेगा वैसा ही उसका शेप भी होगा। तो सेल साइज जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, सबसे छोटा जो है पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा लाइक जो ऑर्गेनिजम्स है वो होते हैं। पीपीएलओ मीन्स प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, फुल फॉर्म होता है प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। ये सब स्मॉलेस्ट सेल है। उसके बाद बैक्टीरिया, जो कि जिसका साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर।
लॉन्गेस्ट सेल जो है वो क्या है, नर्व सेल। इसकी लंबाई होती है 90 to 100 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग कि 1 मीटर के लगभग। अब हम लोग अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल होगा ऑस्ट्रिच का एग, जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, ये तो सबसे बड़ा सेल हो गया ओवरऑल, लेकिन अगर ह्यूमन में पूछे तो ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन होगा, तो वो होता है फीमेल गैमेट ओवम। फीमेल में जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, जिसका साइज होता है 0.1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर नहीं, मिलीमीटर, तो ये बड़ा हो गया। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, ह्यूमन में अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो ये भी मेल गैमेट ही है, मतलब दोनों गैमेट है। बड़ा वाला भी गैमेट होगा लेकिन वो फीमेल का होगा, लेकिन मेल छोटा वाला भी जो है वो स्पर्म ही है जो कि मेल गैमेट है। इसका जो साइज है वो 4 माइक्रोमीटर है। हालांकि ये इससे बड़ा है क्योंकि ये ह्यूमन में पूछा जा रहा है और ये सब स्मॉलेस्ट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल शेप के बारे में। तो सेल शेप जो है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, मतलब जो सेल का जैसा फंक्शन होगा उसी के अनुसार उसका शेप भी होगा। जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है उसका शेप बाइकनकेव होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, बाइकनकेव जो शेप है वो सरफेस एरिया ज़्यादा देता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही इजिली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। वैसे ही नर्व सेल जो है वो लॉन्ग होता है। लॉन्ग होने के पीछे रीजन क्या है कि इसे पूरे बॉडी में नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करना रहता है, इसलिए ये लॉन्ग होता है। और भी शेप होते हैं जैसे कि फ्लैट, राउंड, ओवल, क्यूबॉइडल, और एक स्पिंडल शेप भी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन साइज एंड फंक्शन। जो सेल का साइज है और उसके फंक्शन में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ सेल एक्सचेंज मटेरियल। मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो अफेक्ट किस चीज़ को करेगा, जो एक्सचेंज हो रहा है सेल मटेरियल में। जैसे कि ये सेल है, इसमें जो भी एंट्री कर रहा है उसमें सबसे पहला बैरियर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही इजीली जो भी मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए लिखा गया है सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एक्सचेंज मटेरियल। दूसरा पॉइंट है मेटाबॉलिक एक्टिव सेल कैन नॉट हैव लार्ज वॉल्यूम। तो लार्ज वॉल्यूम नहीं होने के पीछे मतलब जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल हैं यानी कि लिविंग सेल जो अपना काम कर रहे हैं वो जो है उनका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो छोटे छोटे सेल ही होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर जिस प्रकार एक कंट्री होता है, अब कंट्री को किस लिए बांटा जाता है स्टेट्स में, उसके बाद भी उसमें डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो ये सब कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों किया जाता है, छोटे छोटे हिस्से में क्यों बांटा जाता है, ताकि सारे काम जो है ईजिली हो सके। वैसे ही अगर वॉल्यूम छोटा होगा तो सारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो ईजिली होंगे और अच्छे से होंगे। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, फिर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
स्मॉलर बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैव मोर सरफेस एरिया एज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो स्मॉलर बॉडी के ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो सरफेस है, सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के पर यूनिट जो है वो छोटा होता है। सरफेस एज पर यूनिट वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो कम होता है, स्मॉलर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो स्मॉलर बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है। अब ये कैसे, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिजम्स है क्यूबॉइडल, और एक ऑर्गेनिजम्स ये है। इसका जो लेंथ है, एज लेंथ, वो मान लेते हैं 2 मिलीमीटर का है, और ये इसका 1 मान लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, और इसका 2 माइक्रोमीटर। अब इसका एरिया और एरिया वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं। अगर इसका एरिया देखें तो एरिया हो जाएगा 1 × 1, और अगर वॉल्यूम इसका निकालना चाहें तो 1 × 1 × 1, यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो टोटल कितना आएगा 1। लेकिन अगर इसका देखें तो इसका एरिया हो जाएगा 2 × 2, और वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 4/8, यानी कि हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.5। अब देखिए ये बड़ा है लेकिन इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या आया, कम आया, और ये छोटा है लेकिन इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा आया, 1 आया। तो इसी से प्रूफ होता है कि जो स्मॉल बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल का साइज है और जो ऑर्गेनिज्म का साइज है ये दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल बड़े बड़े होंगे और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल छोटे छोटे होंगे, ये दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। इसीलिए लिखा गया है साइज ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का साइज और सेल का साइज दोनों इंडिपेंडेंटली है, कोई रिलेशंस नहीं। अब सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसे समझना जरूरी है। बुक्स में आ जाएंगे ये सब टर्म तो समझ में नहीं आएगा, तो इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल से अगर प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, अगर सेल वॉल को प्लांट सेल में से रिमूव कर दिए, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ये मान लिया सेल वॉल है, तो सेल वॉल अगर रिमूव कर दिए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि किसी प्लांट सेल से अगर सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है, जो भी बचेगा उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, यानी कि वो लिविंग पार्ट सिर्फ होगा। एनिमल सेल में एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ लिविंग पार्ट होता है, सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में। अब प्रोटोप्लास्ट में से भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये भी रिमूव कर दिए, तो इसके अंदर जो बचा वो सिर्फ रहेगा, यानी क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रिमूव कर दिए तो जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइनस किए तो क्या बचा, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सब ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर दिए तो क्या बचा, साइटोप्लाज्म, ये सब जो है, और क्या बचा, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल। अब प्रोटोप्लाज्म में से भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिए, ये न्यूक्लियस हटा दिए, तो क्या बचा, सिर्फ साइटोप्लाज्म, यानी सिर्फ लिक्विड पार्ट बचा, जो भी सेमी फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो बचा। अब ये साइटोप्लाज्म में सारे वाटर निकाल दिए, जो भी लिक्विड मटेरियल था वो रिमूव कर दिए, तो सिर्फ क्या बचा, अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। यानी कि पहले प्लांट सेल था, फिर सेल वॉल रिमूव किए तो क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव किए तो बचा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिए तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से भी साइटोसोल रिमूव कर दिए तो बचा क्या, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल में जितने ऑर्गेनेल्स है वो लास्ट में बचेगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, जो कि साइटोप्लाज्म में ये सब काम करते हैं। उम्मीद है ओवरव्यू ऑफ सेल कैसा होता है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक करके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।